लोकसभा और राज्यसभा से पारित होने के बाद, राष्ट्रपति जी के हस्ताक्षर होने के बाद अब जल्दी ही वक्फ बिल हमारे सामने कानून के तौर पर सामने आ जाएगा। विपक्ष ऑब्वियस सी बात है इस बार हमको इतना ज़्यादा उग्र दिखाई नहीं दिया। कोई भी व्यक्ति जो आके इसके खिलाफ बोलने की कोशिश कर रहा था वो चीज़ों को घुमा फिरा ज्यादा रहा था, मतलब चाइना तक पे बातें जा रही थी, लेकिन वक्फ के बारे में कोई कॉन्क्रीट तरीके से कुछ बोल नहीं पा रहा था। एंड ऑल थैंक्स टू जेपीसी कि जेपीसी ने जिस तरीके से इस बिल को सभी लोगों को समझाया है, विपक्ष के पास में ज़्यादा कुछ बचा नहीं है बरगलाने के लिए। और जिन लोगों के लिए ये बिल फायदेमंद साबित हो रहा है उनको ही पता है कि यार अगर यहाँ पर कोई इस चीज़ के बारे में विरोध कर रहा है तो शायद वो हमारा बुरा और सिर्फ अपना वोट बैंक का सोच रहा है। लेकिन ऐसे में क्योंकि हम लोग डेमोक्रेसी में रहते हैं तो अभी भी विपक्ष के पास में कई सारे विकल्प हैं कि वो इस बिल को रोकने की भले ही एक नाकाम कोशिश करें, लेकिन वो कोशिश तो बनती है, क्योंकि अमिताभ जी ने कहा है भाई कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। नहीं नहीं नहीं, उनके पापा ने कहा है, पापा ने कहा है। तो जी सिर्फ 2 दिनों के अंदर देर रात तक लगातार 12-12, 13-13 घंटे से ज्यादा की चर्चा करने के बाद संसद के दोनों सदनों से वक्फ संशोधन बिल पारित हो चुका है। हालांकि अब जो कि होना ही था, इसको रोकने की जो कोशिशें हैं वो शुरू हो चुकी हैं। तमाम मुस्लिम संगठन समेत विपक्ष भी इसका लगातार विरोध कर रहा है। ऐसे में अब इनके सामने 3 प्रमुख विकल्प सामने आ रहे हैं और वो हैं अदालत का रास्ता, सड़कों पर आंदोलन और राजनीतिक दबाव। सवाल यह है कि क्या इस बिल को अदालत में चुनौती देकर रोका जा सकता है या फिर सड़क पर विरोध प्रदर्शन से सरकार को झुकाया जा सकता है, क्योंकि ऐसा नहीं कि अतीत में ऐसा हुआ नहीं है, ऐसा अतीत में बिल्कुल हुआ है। इन सवालों के अलावा बिहार चुनाव को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं कि क्या नीतीश कुमार की पार्टी के मुस्लिम नेताओं की नाराजगी विपक्ष के लिए संजीवनी बन सकती है, क्योंकि समझ में आ रहा है कि वहां से कई लोगों ने इस्तीफा दे दिया है। दरअसल अदालत, आंदोलन और अंदरूनी दबाव, यही अब वो 3 रास्ते बचे हैं जिनसे देश में संसद से पास वक्फ बिल को रोकने की ये राह विपक्षी दल और मुस्लिम संगठन मतलब इस्तेमाल कर सकते हैं। शुरुआत कांग्रेस और असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से कर दी गई है। बिहार में किशनगंज से कांग्रेस सांसद मोहम्मद जावेद और एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने सुप्रीम कोर्ट में वक्फ बिल के खिलाफ याचिका दायर कर दी है। जो बिल लोकसभा में विरोध के 232 के मुकाबले 288 वोट और राज्यसभा में विपक्ष के 95 के मुकाबले पक्ष में 128 वोट से पास हुआ है, उसे रोकने के लिए ओवैसी और कांग्रेस के सांसद ने सुप्रीम कोर्ट से यह दलील देते हुए याचिका दायर करी है कि यह बिल संविधान के बुनियादी सिद्धांतों और नागरिक के अधिकारों के खिलाफ है। उन्हीं नागरिक के अधिकारों के खिलाफ जिन नागरिकों के हित में यह बिल जा रहा है। मतलब आप देखिए विडंबना कि सिर्फ अपना पॉइंट प्रूव करने के लिए अपने लोगों को किस हद तक बरगलाने की कोशिश की जा सकती है। खैर, सवाल यह है कि जो बिल राष्ट्रपति के दस्तखत के बाद कानून बन चुका है उसे विपक्ष अदालत से क्या वाकई में रोक सकता है। इसी तरह राम मंदिर से लेकर जम्मू कश्मीर में धारा 370 की आज़ादी और नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ भी विपक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं दायर करी थी, लेकिन हर बार विपक्ष को मुंह की ही खानी पड़ी थी। तब क्या सुप्रीम कोर्ट जाने की वजह सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम वोट बैंक है, ताकि और कुछ नहीं तो दिखाया जा सके कि भैया देखो हम तुम्हारे लिए लड़ने के लिए गए थे लेकिन कुछ हो नहीं पाया। साथ ही यह भी सवाल है कि अदालत के साथ ही वक्फ बिल रोकने की तैयारी आंदोलन से है। लुधियाना में पुतला जलाकर प्रदर्शन किया गया है, भैया पुतला जलाया गया है। वक्फ बिल के खिलाफ नारेबाजी हुई है। कोलकाता में सैकड़ों लोग सड़क पर वक्फ बिल के खिलाफ प्रदर्शन करने के लिए उतरे हैं। इसी प्रदर्शन की आहट को भांपकर उत्तर प्रदेश के तमाम शहरों में संवेदनशील जगह जितनी भी हैं वहां पर लगातार हाई अलर्ट पर पुलिस रही है। लेकिन यूपी में कहीं कोई बड़ा प्रदर्शन देखने के लिए मिला नहीं। छुटपुट हुआ लेकिन व्यापक नहीं। अदालत और आंदोलन के साथ ही विपक्ष का तीसरा दांव नीतीश कुमार की पार्टी पर अब भी अंदरूनी दबाव बनाने की सियासत से ही जुड़ा हुआ है। वजह यह है कि विपक्ष को लगता है कि 240 सीट वाली भाजपा अपने दम पर बिल पास नहीं करा सकती थी। अगर नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू की पार्टी समर्थन ना करती तो ये हो नहीं पाता। तो अब विपक्ष के कई नेता ये दावा कर रहे हैं कि 24 घंटे के अंदर कुछ मुस्लिम नेताओं ने जो जेडीयू का साथ छोड़ा या सवाल उठाया उसे नीतीश कुमार दबाव में आ सकते हैं। वहीं जेडीयू ने साफ कर दिया है कि वो वक्फ बिल पर आगे भी बीजेपी के साथ खड़ी रहेगी। इसके पीछे नीतीश कुमार जी की जो राजनीति रही है इतने साल की, उनका मोह भंग हुआ है एक समुदाय विशेष के वोट बैंक से, उसको भी बताया जा रहा है एक बड़ा कारण। अगर हम बात करें जेडीयू के किन नेताओं ने पार्टी छोड़ी, तो नीतीश कुमार की पार्टी के संसद में बिल के समर्थन में खड़े होने से जो कुछ मुस्लिम नेताओं ने पहले इस्तीफा दिया, फिर जेडीयू के ही कुछ मुस्लिम नेताओं ने बिल को वापस करने की मांग उठाई। वही मुस्लिम धर्मगुरु कहने लगे कि भैया नीतीश कुमार ने धोखा दिया है तो अब मुस्लिम वोटर सबक सिखाएंगे। इन सब के जवाब में जेडीयू का कहना है कि जिन्होंने पार्टी छोड़ी है उन्हें कोई जानता तक नहीं है।
दावा ये किया जा रहा है कि पसमानदा मुस्लिम पार्टी के साथ खड़े हैं। इस बीच सवाल ये भी उठ रहा है कि नीतीश कुमार जो पिछले 20 साल में गठबंधन वक्त से पहले बदलकर सत्ता हाथ में लिए हुए हैं, क्या उन्हें अंदाज़ा नहीं होगा कि वक्फ बिल पर मुस्लिम नाराज़ है या नहीं? क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि वो कोई राजनीति के पुराने चावल हैं। भाई जेडीयू के नए चावल हैं। जेडीयू के माइनॉरिटी प्रकोष्ठ के प्रदेश सचिव मोहम्मद शहनवाज मलिक, प्रदेश महासचिव मोहम्मद तबरेज सिद्दीकी अली, भोजपुर से पार्टी के सदस्य मोहम्मद दिलशान रईन, पूर्व प्रत्याशी मोहम्मद कासिम अंसारी और पूर्व युवा जेडीयू प्रदेश उपाध्यक्ष तबरेज हसन ने पार्टी के वक्फ बिल वाले स्टैंड को लेकर अपनी लाइन बदल ली है और इस्तीफा दे दिया है। अब जेडीयू कहती है कि इस्तीफा देने वालों को तो कोई जानता ही नहीं है, देखा जाएगा जो होगा। इस सियासत को इतने भर से समझा जा सकता है कि फिलहाल डैमेज कंट्रोल के लिए अब जेडीयू के मुस्लिम नेता खुद ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले थे। असल में बिहार में मुस्लिम वोट का एक बड़ा हिस्सा पाने वाली आरजेडी को लगता है कि ये मौका उनके लिए चौके की तरह है, जहां नीतीश का बचा हुआ मुस्लिम वोट छीना जा सकता है। इसलिए संघ गणवेश में नीतीश की तस्वीर बनाकर उस पर चिटीश कुमार लिखकर मुस्लिमों से धोखे और सियासती वार की बात की जा रही है। और फिर ये तक दावा किया जा रहा है कि भैया नीतीश कुमार बीमार हैं, तभी समर्थन बिल का उन्होंने इस बिल का उन्होंने समर्थन कर दिया है। अचानक से पूरे विपक्ष ऐसा लगने लगा है कि नीतीश कुमार पर उन्हीं के मुस्लिम नेताओं का दबाव बनाकर या तो अंतरात्मा जगवाई जा सकती है या फिर जेडीयू का मुस्लिम वोट खींचा जा सकता है। लेकिन नीतीश कुमार की कैलकुलेशन का अंदाजा शायद विपक्ष को अभी भी नहीं है। नीतीश कुमार अपना एक एक कदम राजनीति में गिनकर फूंक कर रखते हैं। क्या मुस्लिम वोट की नाराजगी भी नीतीश पर पहले कैलकुलेट नहीं कर चुके होंगे? वजह ऐसे समझी जा सकती है कि बिहार में कुल मुस्लिमों की संख्या 17.7% है, जबकि राज्य में पासमानदा मुस्लिम 12.9% है। मुस्लिम आबादी में पासमानदा की संख्या करीब 73% है। नीतीश कुमार को लगता है कि पासमानदा समाज उनके साथ आएगा। दूसरी वजह यह है कि 2020 विधानसभा चुनाव के नतीजे देखे जाएं तो 20% से ज्यादा मुस्लिम वोट देने वाली कुल 47 विधानसभा सीटें बिहार में, जिनमें कि 2020 में एनडीए ने 23 सीटें जीती थी। महागठबंधन को बड़ा मुस्लिम वोट मिला, तब भी उसकी सीट एनडीए से कम ही रही। यहां नीतीश की कैलकुलेशन ये मानी जा रही है कि मुस्लिम वोट बंटने से फायदा एनडीए को ही होगा और किसी को नहीं होगा। अब आपको आया समझ में कि विपक्ष के तर्कश में जो तीर हैं, दरअसल उन तीरों में अब वो जान नहीं है। देखते हैं कोई निशाने पे लगता है या नहीं लगता। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आपका इस बारे में क्या ओपिनियन है, कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।